नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक सप्ताह आपके टॉप 10 कमेंट को लेता हूं और उसको भरसक प्रयास करता हूं कि उस पे ऑथेंटिक चीज़ें जो होती है वो मैं आपको बताऊं। यानी कि वो जो चीज़ें आप पूछते हैं उसका डेटा समेत या प्रॉपर चीज़ें के साथ मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो आप देखेंगे कि 5 दिन पहले जो किसी देव अग्निहोत्री ने कमेंट किया था, उनका मैंने कमेंट लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी करेंगे तभी लेंगे। आप पिछले 7 दिन में आपका जो कमेंट है उसको मैं लेता हूँ और टॉप 10 कमेंट जो कि काम की चीज़ें होती है, दूसरे को इससे बेनिफिट हो सकती है, आपको बेनिफिट हो सकती है, तो उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपको शिकायत क्या आती है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो आपको तो वैल्यू देते नहीं हैं। आप लाखों लाख में सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाखों लाख में उनका जो है लाइक वगैरह है, कमेंट है, लेकिन किसी का वो रिप्लाई नहीं देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम तो आप ही से बने हैं, तो आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर एक आप कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो आपको चीज़ें 269 में मिल जाएगी। और आपको भी पता है कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया बोले तो हम लोग की दुनिया, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ पे तमाम जो मॉक टेस्ट है वो 269 में 1 साल के लिए मिल जाएगा। कहीं से अलग से आपको मॉक टेस्ट परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही परचेज में आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप देखेंगे 310 प्लस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 310 तो आप दे भी नहीं पाते होंगे, तकरीबन 10 से 12 ही आप एग्ज़ाम दे पाते हो, मतलब 10 से 12 तरह के एग्ज़ाम देते होंगे। तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए पहला कमेंट लेते हैं देव अग्निहोत्री का। सर, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, ईमेल भी नहीं पता है, कैसे पता करें, कोई बताएगा? देखिए, कोई नहीं है, हम ही बता देते हैं। देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं पता है, इतना तो पता होगा कि आप कब जन्मे हैं, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा, पापा का नाम पता होगा, बस सफिशियंट है, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। एडमिट कार्ड जब निकलेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर खुद ब खुद पता चल जाएगा उस समय, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप पापा का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कभी भी रेलवे के एग्ज़ाम में बरी होने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास कोई प्रिंट आउट है या नहीं है, मैसेज है या नहीं है, ईमेल खो गया है, ये मोबाइल नंबर है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन डालेंगे, वहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी निश्चिंत होकर आप तैयारी करते रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे कि पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। निश्चिंत रहिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है, देखिएगा, मैंने हाँ, ये कमेंट पिक किया है, संजू सैनी का है। इन्होंने कहा है टेक्स्ट बुक में क्या सेफ स्कोर हो सकता है। देखिए, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी 1 के बारे में पूछ रहे हैं, सीबीटी 1 के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप अगर रा नंबर 60 के अराउंड लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन ये 60 ऐसा नहीं है कि अगर 50 लाते हैं तो आप सेफ जोन में नहीं हैं। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इजी शिफ्ट आते हैं तो 62 के अराउंड, अगर टफ शिफ्ट आते हैं आपके तो आप 50 के अराउंड भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 50 से 60 के बीच जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इतना लाते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, किस शिफ्ट में आपने दिया है, क्या उसका पेपर डिफ़िकल्ट था। अगर डिफ़िकल्ट था तो 50 मैक्सिमम है, अगर इजी था तो 60 मैक्सिमम है। तो इस रेंज में अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 1 में। बात कर लेते हैं आरआरसी ग्रुप डी में कि अगर टेक्स्ट बुक में कितना आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में अभी फ़िलहाल अगर आप 62 के अराउंड जनरल में ला रहे हैं, 62 के अराउंड जनरल में ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरआरसी ग्रुप डी में। जिस तरह के लेवल उसके रहते हैं, जो आपका टेक्स्ट बुक का है, आपका मॉक टेस्ट,
उसमें अगर आप 62 के अराउंड घूम रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि अभी बहुत समय है, अपने वीक पॉइंट पे ट्राई कीजिए कि ज़्यादा वो और भी सुदृढ़ हो जाए। तो आपका अगर 70 आता है तो आप मान के चलो कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, दौड़ वगैरह आप करते रहना। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पे, हाँ, रितेश का मैंने लिया है। इन्होंने कहा है डीआरडीओ एमटीएस के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। देखिए, डीआरडीओ एमटीएस का कोई ऐसा वो नहीं आता है कि इसमें कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। जब ये फॉर्म निकले थे तो इसका टेंटेटिव डेट दिया गया था, लेकिन डीआरडीओ से जब मैंने फ़ोन करके बात की थी, जिस नंबर हेल्पलाइन नंबर पे मैंने बात की थी, तो उनका कहना था कि अभी जो फ़िलहाल टेक्निकल जो उसके वैकेंसी हैं वो पहले क्लियर करेंगे। टेक्निकल जैसे साइंटिस्ट वगैरह का उसमें वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है, तो जो पहले से साइंटिस्ट वगैरह का या और भी जो टेक्निकल उसमें वैकेंसियां हैं वो पहले क्लियर होगा, तब जाके एमटीएस का वो एग्ज़ाम लेंगे। क्योंकि वो जो वैकेंसियां हैं टेक्निकल का वो थोड़ा सा कम वैकेंसियां हैं, तो कम वाले पोस्ट को वो पहले प्रीफर करेंगे भरने के लिए। क्योंकि ऐसा ही मुझे बोला गया था, मैंने आपको वो ऑडियो क्लिप भी सुनाया था। तो अभी अगर हम मान के चले कि कब तक इसका अगर सब चीज़ नॉर्मल होता है तो अक्टूबर के अराउंड में दिख रहा है कि इसका एमटीएस का पेपर हो सकता है अक्टूबर, मिनिमम अक्टूबर में बता रहा हूँ। सितंबर तो आप भूल जाओ कि इसका पेपर होगा। तो देखिए, थोड़ा सा कड़वी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये मतलब कि हजम होनी चाहिए कि सितंबर तक आपके एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि एमटीएस का उतना तवज्जो नहीं मिलता है जितना कि आरआरबी का और ये जो बैंकिंग है या एसएससी का मिलता है। तो पहले उससे सिस्टम खाली मिलेगा तभी सीबीटी वो करवाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली उनको करवाना तो है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर पे कराना है। और कंप्यूटर आपको भी पता है कि पहले कौन यूज करेगा, बैंकिंग वाला जो एग्ज़ाम होता है वो पहले यूज करता है, उसके बाद बचता है तो एसएससी, और उसके बाद बचता है तो फिर रेलवे, और बाकी बचता है तो उसके बाद ये ऐसे डीआरडीओ वगैरह यूज करेंगे। तो इस तरह से और भी जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं आपको अश्योर कर दूं कि अक्टूबर से पहले आपके एमटीएस के डीआरडीओ के एग्ज़ाम दिख नहीं रहे हैं। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है किनका, दीपक का। सर जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक यूथ पब्लिकेशन के मैथ, रीजनिंग, साइंस पढ़ने और 45 मार्क तक आ सकता है क्या? देखिए, CCA का ये स्टूडेंट है। देखिए, अगर आप CCA के स्टूडेंट है तो इजी सिलेक्शन है, लेकिन फिर भी आप 45 सोच रहे हैं, उसको 65 करने की कोशिश कीजिए। यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है अच्छी खासी मतलब कि ठीक ठाक है, और आप इसको पढ़ के 45 तो आराम से, कोई भी यूथ क्या कोई भी बुक पढ़ लो तो 45 आ ही जाता है। क्योंकि बेसिक से भी अगर आप नहीं भी बुक पढ़ते हो और 10th तक अच्छे से पढ़े हो तो 45 के अराउंड तो ऐसे भी बन जाते हैं। लेकिन यूथ के जो बुक हैं वो ठीक ठाक है, तो आप इसको पढ़ के अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, यूथ पब्लिकेशन के बुक आप पढ़ सकते हो। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट मैंने, हाँ, पवन का लिया है। बेकार वैकेंसी का एडवर्टाइजिंग मत लाया करो सर, ये बेकार हो जाता है। देखो, कौन से वैकेंसी के बारे में ये बोल रहे हैं? जो मैंने तकरीबन अभी किसी का ये जेई और ये जो आपके यूडीसी एलडीसी की वैकेंसी जो बारे में बताया था उसके बारे में ये बता रहे थे। देखिए, वैकेंसियाँ तो कम है, वो सही बात है। तो हो सकता है आप ना भरें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस चैनल पे और भी लोग मतलब कि नहीं पढ़ते होंगे, वो तो भर सकते हैं ना। चलो ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं मानता हूँ। वैकेंसियाँ 100-150 रहती है तो 100-150 का सिलेक्शन होगा। तो क्या आप ये 100% गारंटी लेते हो कि जिस फॉर्म को आपने भरा उसमें 100% आप सिलेक्शन ले लोगे? नहीं ना। तो ये आपको लगता है कि वैकेंसियाँ बेकार है, हो सकता है उस 100 से हमारे चैनल से एक किसी का भला हो जाए। तो कोई भी वैकेंसियाँ बेकार नहीं होती है, वो आपको लगता है। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि यूपीएससी की वैकेंसियाँ बेकार है क्योंकि हमारे लिए वो उपयुक्त नहीं है, हम भर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यूपीएससी की वैकेंसियाँ बेकार है, यूपीएससी ही बेकार है। तो ये है, डिपेंड करता है आप इंडिविजुअल पे। तो आपका इंडिविजुअल के लिए बेकार हो सकता है भाई, और के लिए हो सकता है कि वो फलदायी हो जाए। तो अपना जो है भाई, आप समझदार हो कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई भी चीज़ें बेकार नहीं होती है। आप दुनिया, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि बेकार है, जिसका कोई यूज नहीं है। आप अगर मुझे कमेंट करके बता दो तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, या आप जो कहोगे वो मैं करूँगा।
दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी बेकार नहीं है। आप कहोगे पॉइजन बेकार है, भाई पॉइजन भी एक तरह से ठीक है, क्योंकि अगर आपके शरीर में पॉइजन नहीं होते ना तो कितने लोग ऐसे ही हो जाते हैं। जो आप लाइसोसोम की बात करते हो वो भी एक पॉइजन है, अगर वो लाइसोसोम नहीं होता ना आपके शरीर में तो कितने रोग हो जाते हैं आपके। तो दुनिया में कोई भी, इवन एक चींटी भी बेकार नहीं है। आपका जो चीनी वगैरह गिरा पड़ा रहता है ना उसको ढो के ले जाता है, यानी कि साफ करता है। कौन ऐसा बैक्टीरिया भी बेकार नहीं है, वायरस भी बेकार नहीं है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज है। अभी देख रहे हो कोरोना वायरस, आपको लग रहा होगा बेकार, मुझे भी लग रहा है बेकार, लेकिन एक आप एक्सट्रीम लेवल पे सोचो तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए हो। क्या फ़ायदा होगा कि पृथ्वी को देखो उजाला कर दिया, यानी कि पूरा हरा भरा कर दिया कुछ दिनों के लिए। हम लोग इतना मतलब गंदगी फैला रखे थे, तो यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 1% भी किसी न किसी चीज़ का पृथ्वी पे यूज है। बाकी आप समझदार हो, आप किस तरह से सोचते हो, आप अपना डायरेक्शन खुद चूज कर सकते हो भाई। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है एग्ज़ाम सेंटर, ये नहीं, ये मैंने नहीं लिया था, हाँ ये मैंने लिया था। कन्हैया मोह का है, यूडीसी में फाइनल सेम वाले भर सकते हैं, प्लीज आंसर। देखिए कोई भी वैकेंसी हो वहाँ पे जब तक आप फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं निकल जाता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप पास नहीं माने जाते हो। आपने फाइनल सेमेस्टर दे दिया, हो सकता है कि फाइनल सेमेस्टर में आप फेल हो गए तो डिग्री कैसे मिलेगी। तो जब तक आपके मार्कशीट पे, हाँ आपका सर्टिफिकेट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल का हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, मतलब उस एग्ज़ाम को आपने पास कर रखा, ये मानता है कोई भी वैकेंसी, ठीक है। तो फाइनल सेमेस्टर वाले नहीं भर सकते हैं। ये वाला चीज़ें कहाँ पे होती है, ये यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन वगैरह करते हैं ना तब ये वाला जो चीज़ें होती है फाइनल सेमेस्टर वाला भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। आपके वैकेंसी वाले में कभी ऐसा नहीं होता कि फाइनल सेमेस्टर, बहुत रेयर ऐसे वैकेंसी होते हैं जो अलाउ करते हैं, लेकिन जनरली 95 या 99% आप मान के चलो कि वैकेंसी में ऐसा नहीं होता है। कुछ एक वैकेंसियाँ होती है जो कि आप कह सकते हैं अपवाद हर जगह होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब तक आपका मार्कशीट नहीं निकल जाता है तब तक आप नहीं निकलता, मतलब कि ये जो फाइनल डिक्लेयर नहीं रिजल्ट हो जाता है तब तक आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और हाँ आर के झा का कमेंट है, भैया मनीष भैया मुझे उम्मीद है आप मेरा जवाब दोगे, आरआरबी जेई वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। देखो भाई मैं जेन्युइनली बोलूँ, अभी जिस तरह की सिचुएशन है और जेई की अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, रिक्रूटमेंट चल रही है इन द सेंस कि लगभग मतलब कि सभी का हो ही गया है, तो अब भी और कोरोना भी है, तो 22 तो आप भूल के चलो कि 22 में आपकी वैकेंसी आएगी। 23 के लास्ट तक उम्मीद किया जा सकता है क्योंकि 24 में इलेक्शन है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि 23 तक आने की संभावनाएं हैं आरआरबी जेई की वैकेंसी, ठीक है। अगला कमेंट ले लेते हैं। एमडी जी का है, इनका कमेंट है, सर प्लीज़ बताइए मैंने इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, क्या मैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग एंड बीडी का फॉर्म फिल कर सकता हूं, प्लीज़ बताइए। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इग्नू का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है क्योंकि भारत सरकार का ही ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला किनका कमेंट है। अगला हाँ ये है, ओम नमः शिवाय जी का है। चलिए भगवान का नाम भी ले लिया। और DFCCIL में नॉर्मलाइजेशन होता है क्या। देखिए DFCCIL का जिस दिन पेपर हुआ था हम लोग का वो एक ही दिन हुआ था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। अगर इस बार आपके जो पेपर एक ही दिन हो जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर पेपर 2-3 दिन हो जाता है तब जाके नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा अगला देख लेते हैं। अगर नहीं ये मैंने नहीं लिया था लगता है, ये कि यहीं लिया था, हाँ चलिए ठीक है। अमित जी का मैंने कमेंट लिया था, अगर फॉर्म अदर क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग भरा है तो क्या ITI नहीं किया है तो क्या होगा, फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं। देखिए अदर में अगर आपने क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग भरा है तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना। अदर वाले को ये क्या होता है ना कि ये बाद में आपको फ़ायदा देता है, जब आप प्रमोशन वगैरह करते हैं तब जाके फ़ायदा करता है। लेकिन आपके पास जो बेसिक, जितना बेसिक मांगा गया था क्वालिफिकेशन वो है, तो आपको अदर दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप दिखाते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, अगर नहीं दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला कमेंट ले लेते हैं। अगला कमेंट है, सर मैंने डिप्लोमा, हाँ आरसी क्रिएशन का है, सर मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जगह लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड किया है, क्या चलेगा? देखो अपलोड कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मार्कशीट आपने अपलोड किया है, सर्टिफिकेट नहीं भी अपलोड किया है तो कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट आप वेरिफिकेशन के समय जमा कर सकते हो। तो ये है, ठीक है। तो ये थे टॉप 10 कमेंट, हालांकि 11 कमेंट मैंने ले लिए हैं। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, मैं आपके जो कमेंट है उसको भरसक प्रयास करूँगा कि अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।